अरे यार, तुम कहाँ जा रहे हो? जब वंश ने मुड़कर देखा तो उसने एक सैनिक को अपनी तरफ देखते हुए पाया। वंश शांत रहा, मुस्कुराया और बोला, अरे दोस्त, कमांडर ने मुझे जंगल में गश्त करने के लिए कहा था, तो मैं अभी अंदर ही जाने वाला था। क्या सच? सिपाही एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उलझन में पड़कर बोला, मैं तो अभी अभी गश्त से लौटा हूं। कमांडर तुम्हें फिर से गश्त पर क्यों भेजेंगे? वंश ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद कमांडर को टेंशन है कि कोई जंगल के रास्ते हमारे स्टेडियम में घुस जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा पेट्रोल पर भेज दिया है। आखिर पिछली बार जब इंडियन रॉ के लोग स्टेडियम में घुसे थे, वो लोग भी जंगल की तरफ से ही आए थे, तो हमें अलर्ट और केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें जंगल में फुल गश्त करनी होगी। सिपाही ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर जोश में बोला, भाई, मैं तेरे साथ गश्त पर चलता हूं, ऐसे मुझे भी साथी मिल जाएगा और मैं बोर भी नहीं होऊंगा। हाँ दोस्त, शुक्रिया, लेकिन मैं इस जंगल में अकेले गश्त कर सकता हूं, तू किसी और सेक्टर में जाकर पेट्रोल कर ले। वंश मुस्कुराया और हाथ हिलाया। तुम सच में नहीं चाहते कि मैं साथ चलूं? सच में जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं निकलता हूं। सिपाही ने और कुछ नहीं कहा, सलाम किया और चला गया। सैनिक को जाते हुए देखकर वंश के होंठ हल्के से मुड़े और उसने मन ही मन सोचा, ये बंदा वाकई काफी अच्छा और नेकदिल है। लेकिन अगर तुम अच्छे और दयालु हो तो क्या हम सब ये सब अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो कल हमें वही करना है जो करना पड़ेगा। अब तुम्हें खत्म करने का टाइम आ गया है, तो तुम खत्म ही होगे। आदमी को अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना? वंश के होंठ फिर से मुड़े, फिर हल्की सी फुसफुसाहट के साथ वो जंगल में दौड़ पड़ा। फिर वंश बिजली की रफ्तार से जंगल से बाहर भागा। जंगल से निकलने के बाद वंश ने एक सिगरेट सुलगाई, दूर बने गोल्फ कोर्स की तरफ देखा और लंबी सांस छोड़ दी। गोल्ड कैनन, साइथ, गन पाउडर और ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए मेरे भाई, कल रात हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। हम यहां मौजूद हर एक को तुम्हारे साथ ही मरवा देंगे। हम इस जगह को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे। वंश की आंखों में ठंडी चमक कौंधी। उसने बुदबुदाया, फिर मुड़कर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और गोल्फ कोर्स से बाहर निकल गया। वापसी में वंश ने वो रास्ता छोड़कर दूसरा रूट पकड़ा ताकि रास्ते में पड़े दो बेहोश सैनिकों से फिर सामना न हो। खुशनसीबी से रास्ते में उसे किसी गश्ती पुलिस या सैनिक से सामना नहीं हुआ, तो वंश जल्दी से किंगटन कम्युनिटी के पास पहुंच गया। वंश ने कार वहीं पार्क की जहां से उसने पहले कार उठाई थी और फिर कम्युनिटी के अंदर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तब सुबह के करीब 4 बज रहे थे। सिगरेट पीने के बाद वंश नहाने के लिए बाथरूम में चला गया, फिर बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। आज रात एनर्जी रिचार्ज करो और कल का इंतजार करो। पूरी रात बिना किसी बातचीत के गुजर गई और देखते ही देखते सुबह हो गई। कल रात बहुत देर से सोने के बावजूद वंश बहुत जल्दी उठ गया। उठने के बाद वंश बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और करीब 1 घंटे तक चैन ठीक करता रहा। जब उसे लगा कि उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से भर चुकी है, तब वो बिस्तर से उठा और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। कमरे में लौटने के बाद वंश ने देखा कि अभी भी सुबह है और बाहर ज्यादा हलचल नहीं है, तो वो बिस्तर से टिककर बैठ गया। एक सिगरेट जलाई, लैपटॉप खोला और तिऔर और कई मशहूर भारतीय ऑनलाइन फोरम्स में लॉग इन किया। हालांकि सिस्टम वाली घटना को काफी टाइम हो चुका है, लेकिन नेटिजन्स का जोश जरा भी कम नहीं हुआ था। बहुत से लोग अभी भी उस सिस्टम की मौजूदा हालत और प्रोग्रेस पर नजर रखे हुए थे। जैसे जैसे इस सिस्टम की तैनाती तेज होती जा रही थी, भारतीय नेटिजन्स अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक पोस्ट में लिखा था कि ये सिस्टम बहुत जल्द पूरी तरह एक्टिव होने वाला है और उसके जवाब में लाखों की तादाद में रिप्लाई आ चुके थे। धिक्कार है, ये बेवकूफ कितने बेवकूफ हैं। इन्होंने सच में सिस्टम तैनात कर दिया। इन्हें यह भी नहीं पता कि ये उनके मैग्नीशियम डैडी ने इनके लिए रखा हुआ टाइम बम है। धिक्कार है, मैं इन बेवकूफों की वहीं पिटाई कराने के लिए अपना आधा साल का सैलरी दान कर दूंगा। ऊपर वाले भाई, मैं तो पूरा 1 ईयर की सैलरी डोनेट करने को तैयार हूं। क्या बकवास है, पैसे डोनेट करने से कुछ नहीं होगा, सीधा लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं तो अपनी जान देने को तैयार हूं। हालांकि ये सारे जवाब काफी बिखरे बिखरे और इमोशनल थे, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद वंश काफी इमोशनली टच हुआ। कम से कम वो लोग अकेले नहीं लड़ रहे थे। भारत में करोड़ों भारतीय लोग उनके पीछे खड़े हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।
वंश ने कुछ और पोस्ट स्क्रॉल की, तभी एक बोल्ड लाल टाइटल ने उसकी नज़र खींच ली। ये पोस्ट शो दे नॉट दैट ऑब्वियस आईडी वाले किसी बंदे ने लिखी थी और टाइटल था ब्रेकिंग न्यूज़। भारत ने गुप्त रूप से चाइना में रहस्यमयी फौज भेजकर सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसके कारण चाइना में फुल मार्शल लॉ लगा दिया गया। वंश दंग रह गया, मन ही मन सोचते हुए, ये क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना में सिस्टम को तहस नहस करने वाली हमारी प्लान का कुछ लीक हो गया हो? संदेह और जिज्ञासा के साथ वंश ने उस पोस्ट पर क्लिक कर दिया। शुरुआत में कुछ फोटो थीं मार्च करते चाइनीज लोगों की, सड़कों पर गश्त लगाते चाइनीज सैनिकों और पुलिस की तस्वीरें। फिर नीचे एक लंबा पैराग्राफ था जो आधा अधूरा प्रोफेशनल टोन में ये समझा रहा था कि ये चाइनीज सिस्टम अभी भी डिप्लॉय हो रहा है और भारत चुप बैठने वाला नहीं, इसलिए जरूर सीक्रेट तौर पर लोग भेजकर इसे डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लेकिन वंश ने पहली नजर में ही समझ लिया कि यह सब महज एक किया हुआ है, बस मनगढ़ंत थ्योरी। फिर भी इस पोस्ट के नीचे रिप्लाईज की बाढ़ आ गई थी। कई लोग फोटो और प्रॉपर सबूत मांग रहे थे, लेकिन जिसने ये पोस्ट डाली थी वो बंदा फिर दोबारा ऑनलाइन ही नहीं दिखा। फिर भी लोग रोज उस पोस्ट के नीचे रिप्लाई करते जा रहे थे, दोस्तों सब लोग आगे बढ़ो, होस्ट को बहुत कुछ पता था और उसे अब तक चाय पर बुला लिया गया होगा। ये सिर्फ चाय नहीं होगी, मुझे तो लगता है कि अब तक इस बंदे को ठंड भी लग चुकी होगी, समझ ही गए हो ना? हाय, कितना अफसोस है। अगर सच में कोई रहस्यमयी फोर्स ये सिस्टम तोड़ रही है तो हमारा भारत वाकई बहुत पावरफुल होगा। अरे छोड़ो, वो सिस्टम इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। मैंने सुना है उस चाइनीज सिस्टम का डिफेंस लेवल चाइना के इतिहास में अब तक का सबसे मजबूत लेवल है। उसे डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। इन जवाबों को देखते हुए वंश मुस्कुराया, फिर एक नया अकाउंट रजिस्टर किया और नीचे रिप्लाई कर दिया। हालांकि ये बंदा पूरी तरह कल्पना में उड़ रहा था, लेकिन एक बात वो सही कह गया, भारत ने सच में चाइना में एक रहस्यमयी टीम भेजी है जो वहां के सिस्टम को नष्ट करने निकली है। कल सुबह 3 बजे मैं एक फोटो अटैच करूंगा, पिक्चर्स सच्चाई खुद दिखा देंगी। ये जवाब पोस्ट करने के बाद वंश ऑफलाइन हो गया, फोरम बंद कर दिया और लैपटॉप भी शट डाउन कर दिया। वंश मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर कमरे से बाहर निकल गया। उसने संदीप और बाकी लोगों को लिविंग रूम में कुछ डिस्कस करते हुए सुना और सबके चेहरे काफी गंभीर दिख रहे थे। संदीप, तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? वंश वहां चला आया। बॉस, ये सब हमारी लापरवाही का नतीजा है। कल रात एक चोर हमारे घर में घुस आया, अर्जुन सिंह ने गंभीर आवाज में कहा। एक चोर? वंश चौंक गया। कुछ चोरी हुआ क्या? भाई वंश, हमारे कमरे में रखे रिमोट कंट्रोल वाले आधे बम गायब हैं, जरूर वही चोर उठा कर ले गया, विवान श्रीवास्तव गुस्से से बोला। ठक। वंश ने आगे बढ़कर हल्का सा चांटा विवान श्रीवास्तव के सिर के पीछे मारा और मुस्कुराते हुए उसे डांट दिया। चोर तू है, बेवकूफ। वो सारे रिमोट कंट्रोल बम तो मैंने उठा लिए थे। क्या? अर्जुन सिंह एक पल को सुन्न रह गया और जल्दी से पूछा। बॉस, आपने उन रिमोट कंट्रोल बमों का क्या किया? काम ही तो आएंगे, वंश ने जवाब दिया। भाई वंश, प्लीज जल्दी से बता दो किस काम के लिए? विवान श्रीवास्तव ने उत्सुकता से अपना सर पीछे से मलते हुए पूछा। हाँ, आज रात खुद पता चल जाएगा, वंश ने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ते के बाद हम सारी गन्स, रॉकेट लॉन्चर वगैरह इकट्ठे करेंगे। आज रात हम उन्हें पहाड़ पर ले जाकर डायरेक्ट यूज करेंगे। यस, अर्जुन सिंह और बाकी लोगों ने सिर हिला दिया। फिर वंश के पीछे पीछे कम्युनिटी से बाहर निकल गए और नाश्ता करने चले गए। नाश्ते के बाद वंश और उसकी टीम यूज्ड कार मार्केट गई और आज रात गन पाउडर की बॉडी ले जाने के लिए एक सेकंड हैंड वैन खरीद ली। कार खरीदने के बाद जैसे ही वंश और टीम वापस घर पहुंची, उन्होंने कमरे से सारे बॉक्स नीचे उतारे और बंदूकें व गोला बारूद की जांच पड़ताल और असेंबल करना शुरू कर दिया, ताकि ये पक्का हो सके कि सारे हथियार टॉप कंडीशन में हैं। वंश और उसके साथी पूरा दिन बाहर नहीं निकले और खाने के लिए भी बस टेकअवे मंगा लिया। सबके चेहरों पर गंभीरता और जज्बा साफ दिख रहा था, क्योंकि ये इस बात से जुड़ा था कि क्या आज रात का उनका ऑपरेशन स्मूथ और सफल होगा या नहीं। इसलिए किसी ने भी जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, जंग और करीब आती जा रही थी, सूरज डूब चुका था और रात हो गई। वंश और उसकी टीम ने आखिरकार सारे हथियार असेंबल करके उनकी फाइनल जांच कर ली। वंश ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपने हाथ में पकड़ी गैटलिंग हैवी मशीन गन को क्लैंक की आवाज के साथ बॉक्स में रख दिया।
फिर उसने अपना फोन निकाला, टाइम देखा और बोला, दोस्तों थोड़ा आराम कर लो, मैं रेक्स को फोन करता हूं, देखता हूं वो कब पहुंचेगा, उसके आते ही हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ये कहकर वंश कमरे के अंदर चला गया। कमरे में लौटकर वंश ने रेक्स को कॉल लगाया। फोन कुछ देर तक बजता रहा, फिर कनेक्ट हो गया। फैटी ब्लैक, तू लोग अब मोंगकोक पियर पर पहुंच गए क्या? वंश ने पूछा। बॉस, हम लोग चाइनीज जल क्षेत्र में घुस चुके हैं और करीब 1 आवर में मोंगकोक पियर पर पहुंच जाएंगे। ओह बॉस, आप मुझे कौन सा मिशन देने वाले हो, पहले से बता दो, ताकि मैं प्रिपेयर्ड रहूं। रेक्स की एक्साइटेड आवाज आई। साफ था, रेक्स इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि उसे फिर से वंश के साथ कोई मिशन करने का मौका मिला है। जब मैं पहुंचूंगा तब डिटेल में मिशन बताऊंगा, रास्ते में थोड़ा सावधान रहना और दोबारा चाइनीज नेवी के निशाने पर मत आ जाना, वंश ने याद दिलाया। टेंशन मत लो बॉस, अगर उन्होंने मुझे फिर से तंग करने की हिम्मत की तो मैं एक ही तोप से उन्हें उड़ा दूंगा, बिल्कुल कल रात की तरह। वंश ने बेबस होकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वंश ने फोन काट दिया। फिर वो कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आ गया। अर्जुन सिंह और बाकी लोग सिगरेट पकड़े इधर उधर की बातें कर रहे थे। वंश को यह देखकर अच्छा लगा कि सब लोग काफी रिलैक्स और हंसते खेलते दिख रहे हैं। किसी पर भी आने वाली लड़ाई का जरा भी तनाव नहीं था। और ये बात भी सच है कि अर्जुन सिंह और उसका ये ग्रुप पहले ही अनगिनत मुश्किल और खतरनाक मिशन पूरे कर चुका है और उन्होंने बहुत पहले ही जान मौत की परवाह छोड़ दी है। ये सब ऐसे वेटरन हैं जो चुपचाप अपना योगदान देते हैं और देश और जनता के लिए बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। इन्हीं की वजह से देश में स्थिरता है और आम लोग चैन से जिंदगी जी पा रहे हैं। बॉस, वो मोटा काला आदमी पहुंच गया क्या? अर्जुन सिंह ने वंश को बाहर आते देख तुरंत पूछा। अभी तो 9 बज चुके हैं, वो करीब 10 बजे मोंगकोक पियर पर पहुंचेगा। हमें भी जल्दी से मूव करना होगा। तुम लोग बाद में सारे हथियार उस पहाड़ी पर पहुंचा देना। मैं गन पाउडर की बॉडी को पियर पर डिलीवर करके तुम लोगों से पहाड़ पर मिलूंगा, वंश ने गहरी आवाज में कहा। ओके। अर्जुन सिंह और बाकी लोगों ने सिर हिलाया और तुरंत पैक अप करने लगे। इसके बाद वंश और अर्जुन सिंह ने बारूद और साइद के अवशेषों से भरे कलशों को बर्फ के ताबूत में रख दिया और फिर दोनों ने मिलकर वो बर्फ का ताबूत नीचे तक उतारा। विवान श्रीवास्तव और बाकी लोग एक एक लकड़ी का बॉक्स उठाए उनके पीछे पीछे नीचे आ गए। तैयारियां पूरी तरह से सुव्यवस्थित तरीके से चल रही थीं। लगभग 10 मिनट बाद बर्फ के ताबूत को छोटे ट्रक पर लाद दिया गया और हथियारों से भरे लकड़ी के बॉक्स भी 3 डोंगफेंग मेंगशी ट्रकों में चढ़ा दिए गए। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वंश ने छोटा ट्रक खुद चलाया और अर्जुन सिंह व बाकी ने डोंगफेंग मेंगशी संभाले। वे कम्युनिटी के गेट पर अलग अलग दिशाओं में निकल गए और अपना अपना काम करने लगे। शाम की हवा बह रही थी और रात बहुत खूबसूरत लगी रही थी। सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइट्स जल उठी, जिससे जिंगझो की सड़कें और गलियां रोशनी से नहा गईं। आज की रात फाइनल बैटल की रात होगी और ये सबसे मुश्किल लड़ाई भी होगी। जल्द ही पूरा सिंगापुर पूरी तरह अराजकता में डूब जाएगा। वंश चाहता था कि जिंगझो में अफरा तफरी मच जाए। सिर्फ तभी जब जिंगझो में केओस होगा वो और उसके साथी सेफली निकल पाएंगे। सड़क पर गश्त कर रहे सैनिकों और पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए वंश ने ट्रक को एक छोटी सी साइड रोड पर मोड़ दिया और मोंगकोक पियर की तरफ बढ़ गया। वंश ने एक सिगरेट जलाई और सुनसान रोड पर स्पीड बढ़ा दी। वो आगे घूरता रहा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी और वो बुदबुदानन, गन पाउडर, साइद तुम सब ऊपर से अच्छे से देखना कि हम तुम्हारा बदला कैसे लेते हैं। ये कहकर वंश ने अचानक एक्सीलेटर और ज्यादा दबा दिया। एक जोरदार धमाका जैसी आवाज के साथ गाड़ी जैसे मालिक के गुस्से को भांप लिया दहाड़ी और आगे की तरफ छलांग लगा दी। पूरे रास्ते फुल स्पीड से ड्राइव करने के बाद वंश आखिरकार ठीक 10 बजे मोंगकोक पियर पर पहुंच गया। घाट अब भी काफी शांत था और बस लहरों की आवाज आ रही थी। वंश ट्रक से कूदकर उतरा और समुद्र की तरफ बढ़ गया। दूर काले समंदर को घूरते हुए वंश ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, उम्मीद है आज रात का ऑपरेशन स्मूथ जाएगा। करीब 10 मिनट इंतजार करने के बाद दूर से कुछ लाइट्स चमकती दिखी। 3 वॉरशिप्स मोंगकोक पियर की तरफ बढ़ रहे थे। मैं आ रहा हूं। रेक्स जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था और किनारे खड़े वंश की तरफ अपने बड़े बड़े हाथ उत्साह से हिला रहा था। वंश भी मुस्कुराया और हाथ हिलाया। हालांकि ये मोटा काला आदमी थोड़ा अजीब किस्म का है, लेकिन काफी भरोसेमंद है। जब भी उसे बुलाया जाता है
और टाइम का भी पक्का है। धड़ाम, लहरों की आवाज और तेज होती जा रही थी और वे तीनों वॉरशिप धीरे धीरे किनारे की तरफ आ लगे। तीनों वॉरशिप के तट पर लगने के बाद रेक्स और उसके लोग जहाजों से कूदकर नीचे उतर आए। बॉस, आप मुझे कौन सा मिशन देने वाले हो? रेक्स मुस्कुराते हुए दौड़ता हुआ आया। वंश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, फैटी ब्लैक, अपने आदमियों से कह ट्रक से बर्फ का ताबूत उतारकर अपने वॉरशिप पर ले जाएं। और सुन फैटी ब्लैक, मेरे भाई की बॉडी की अच्छी तरह हिफाजत करना। हम अपना मिशन पूरा करके वापस मोंग कोक पियर पर तुझसे मिलेंगे, फिर तू हमें वापस भारत छोड़ देगा। आह! रेक्स एक पल के लिए जड़ हो गया। उसका मोटा चेहरा तुरंत उतर गया। वो बड़बड़ाया, आपने तो मुझसे कोई बड़ा मिशन देने का प्रॉमिस किया था और अब आप मुझसे बस एक लाश की रखवाली करवाना चाहते हैं। वंश का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, फैटी ब्लैक, ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे ये 3 भाई अपने भाइयों की रक्षा करते हुए ड्यूटी पर शहीद हुए हैं। उनकी बॉडी की रखवाली करना तेरे लिए ऑनर की बात होनी चाहिए, है ना? रेक्स ने बेबस होकर होंठ सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, आखिर आप मेरे बॉस हैं, जो बोलोगे वही करूंगा। हाँ, ऐसे ही रहना। वंश हंसते हुए बोला और रेक्स के कंधे पर थपथ पाया। रेक्स ने एक तिरछी मुस्कान दी, फिर अपने आदमियों की तरफ हाथ हिलाकर बोला, भाइयों जाओ, बर्फ का ताबूत ट्रक से उतारो और हमारे जहाज पर ले आओ। यस बॉस। विदेशी आदमियों का एक ग्रुप सिर हिलाते हुए आगे बढ़ा और मिलकर बर्फ के ताबूत को जहाज पर चढ़ा लाया। स्टील कैनन की सही तरह से सेटिंग कंफर्म करने के बाद वंश ने कहा, ओके फैटी ब्लैक, कुछ घंटों तक यहां हमारा इंतजार करना। मैं अभी अपने भाई लोगों से मिलने जा रहा हूं। रेक्स आगे बढ़ा और वंश को कसकर गले लगा। उसकी आमतौर पर चंचल मुस्कान गायब थी। वो गंभीर होकर बोला, बॉस, मैं जानता हूं आप बहुत स्ट्रांग हो और उन चाइनीज सोल्जर्स से नहीं डरते, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप बहुत केयरफुल रहोगे, कहीं वो लोग आपको घेर कर अटैक न कर दे। बॉस। वंश ने रिलैक्स होकर मुस्कुराते हुए रेक्स की पीठ थपथ पाई और कहा, टेंशन मत ले फैटी ब्लैक, मैं ठीक रहूंगा। ये वंश ने उसे छोड़ा, मुड़ा, ट्रक में बैठा और पियर से बाहर निकल गया। रेक्स और बाकी लोग वंश की जाती हुई गाड़ी को तब तक देखते रहे जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। फिर सब लोग वापस जहाज पर चढ़ गए। वापसी में टाइम बचाने के लिए वंश ने इस बार सीधा मेन रोड पकड़ने का फैसला किया। बिजली सी स्पीड से ड्राइव करते हुए वंश जल्दी ही जिंगझोउ शहर के सेंटर में पहुंच गया। इसके बाद वंश ने हेवी ट्रक को रोड के साइड में पार्क किया, पास ही खड़ी एक मोटरसाइकिल पर हाथ साफ किया और जिंगझोउ गोल्फ कोर्स की तरफ निकल पड़ा। उसी टाइम गोल्फ कोर्स से 500 फीट दूर एक नीची पहाड़ी पर आधा झुका हुआ चांद बर्फ की तरह आसमान में ऊंचा टंगा था। हल्की हवा बह रही थी। कई लंबी और दबंग शख्सियतें उस पहाड़ी पर खड़ी दूर देख रही थीं। उनकी नजर सामने पेड़ों से घिरे गोल्फ कोर्स पर गड़ी हुई थी। ठंडी चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जिससे उन पर छिपा हुआ उनका पक्का इरादा और हौसला साफ झलक रहा था। ये लोग थे अर्जुन सिंह, विवान श्रीवास्तव और बाकी साथी। अभी अभी वे लोग चाइनीज सैनिकों के बीच से होते हुए एक चक्कर लगाकर आए थे और रास्ते में मिले कुछ गश्ती सैनिकों को खत्म करने के बाद आखिरकार वे बिना किसी की नजर में आए। सारे हथियार पहाड़ पर ले आने में सफल हो गए थे। इसके अलावा पहाड़ी की उभरी हुई चट्टानों के पीछे पीछे तोपे, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर जैसे भारी तोपखाने सेट कर दिए गए थे। बाकी 100 के करीब ड्रोन भी हाई एक्सप्लोसिव तंत्र बमों से लैस कर दिए गए थे। सब कुछ तैयार था। चांदनी इन स्टील की तोपों की नालों पर पड़ रही थी, जिससे उनमें से ठंडी सिहरन पैदा करने वाली रोशनी झांक रही थी। चारों तरफ एक बर्फीला किलिंग इंटेंट मंडरा रहा था, जिससे माहौल और भी डरावना और भारी बन गया था। इसी वक्त आसपास का इलाका रिकॉन करने गए टिम्बर वुल्फ और ब्लड ईगल भी तेजी से वापस लौट आए। इंस्ट्रक्टर, नॉर्थ और वेस्ट साइड पर 6 चाइनीज सैनिक मिले थे, लेकिन मैंने सबकी निपटान कर दी है और उनकी बॉडीज का भी इंतजाम कर दिया है, ब्लड ईगल ने रिपोर्ट दी। इंस्ट्रक्टर, ईस्ट साइड पर 3 गश्ती सैनिक मिले थे, उन्हें भी खत्म कर दिया गया है, टिम्बर वुल्फ ने भी रिपोर्ट दी। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, अर्जुन सिंह ने संतोष से सिर हिलाया। फिर नाइट विजन बाइनोक्यूलर उठाकर गोल्फ कोर्स की तरफ देखा। कुछ मिनट बाद अर्जुन सिंह ने दूरबीन नीचे रखी और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है नीचे वालों ने हमें नोटिस नहीं किया। ये अच्छी बात है, इससे हमारे लिए एक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। इंस्ट्रक्टर, क्या अब हम बमबारी शुरू कर दें? विवान श्रीवास्तव ने उत्साह से पूछा। नहीं,
अर्जुन सिंह ने सिर हिलाया और बोला, बॉस के आने के बाद ही हम एक्शन शुरू करेंगे। ओके, तो बॉस का इंतजार करते हैं। विवान श्रीवास्तव ने जोश में अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, भाई वंश, प्लीज जल्दी आओ। मैं उन चाइनीज कुत्तों को उड़ाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा। यश राणा और बाकी लोग भी जोश में आ गए। स्टेडियम पर बमबारी शुरू होने वाली थी। जैसे ही पूरा स्टेडियम नेस्त नाबूद हो जाएगा, वो सिस्टम भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा और गोल्ड कैनन, साइथ, गन पाउडर वगैरह का बदला भी पूरा हो जाएगा और मिशन कंप्लीट। सक्सेस या फेलियर अब इसी एक कदम पर टिका था। सब लोग अपनी अपनी गन और एम्यूनिशन चेक कर लो, कंफर्म कर लो कि सब कुछ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। संदीप ने ऑर्डर दिया। यस इंस्ट्रक्टर। विवान श्रीवास्तव और बाकी ने सिर हिलाया, फिर नीचे बैठकर अपनी अपनी गन और इक्विपमेंट की जांच करने लगे। दूसरी तरफ वंश अपनी मोटरसाइकिल पर गोल्फ कोर्स के नजदीक पहुंच चुका था। स्टेडियम के चारों ओर हर तरफ सशस्त्र सैनिक गश्त कर रहे थे। वंश ने बाइक को रोड के साइड में छोड़ दिया, फिर तेजी से चमकते हुए जंगल के भीतर भाग गया। इस वक्त वंश जंगल के अंदर बहुत तेजी से भाग रहा था। पेड़ और झाड़ियां बाई दाई तरफ बस धुंधली परछाइयों की तरह दिख रहे थे। कुछ देर दौड़ने के बाद वंश जंगल से बाहर निकला, चारों ओर एक नजर दौड़ाई, और जब उसे कहीं गश्ती सैनिक नजर नहीं आए तो वो तुरंत उस नीची पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वंश पहाड़ी के करीब पहुंचने वाला था, उसके दम अचानक रुक गए। कोई है वहां। वंश के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आसपास की हर हलचल को ध्यान से महसूस किया। उस ज्यादा देर नहीं लगी, उसने आंखें खोली और सीधे दाहिनी तरफ आगे की ओर देखा। वहीं कहीं कोई था। वंश धीरे धीरे दाईं ओर ऊपर की तरफ चला। करीब 20 मीटर आगे बढ़ते ही उसने एक बड़े पेड़ के नीचे 2 सैनिकों को बैठे बैठे सोते हुए देखा। हा, इस टाइम पर भी इतनी चैन की नींद, काफी हिम्मत है तुम लोगों में। वंश हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर आगे बढ़ गया। फुफ, अगले ही सेकंड वंश बिना आवाज किए उन दोनों सैनिकों के सामने आ चुका था। फिर उसने अपने हाथ बढ़ाए, दाएं बाएं दोनों सैनिकों की गर्दनें पकड़ लीं और हल्का सा जोर लगाया। स्नैप स्नैप 2 हड्डी टूटने की आवाजें आईं। कुछ समझने या रिएक्ट करने से पहले ही दोनों सैनिक अपनी नींद में ही मौत के घाट उतर गए। वंश ने जरा सी भी रहम नहीं दिखाया, क्योंकि ये सैनिक भी तो उन्हीं हरामियों के साथी थे, इसलिए इन्हें बिल्कुल बेगुनाह नहीं कहा जा सकता। आखिर ऐसे इंपॉर्टेंट वक्त पर अगर तुम दया दिखाओगे तो हो सकता है उसकी कीमत अर्जुन सिंह और बाकी साथियों की जान से चुकानी पड़े। वंश कभी दया दिखाने वाला आदमी नहीं था। वो हमेशा सही टाइम पर ही एक्शन लेता है और पूरा लेता है। दोनों सैनिकों से छुट्टी करने के बाद वंश ने उनकी बॉडीज को घसीटकर झाड़ियों में छुपा दिया और पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन वो अभी 2 ही कदम चला होगा कि थोड़ी दूरी से फुसफुसाती हुई बातचीत की आवाज उसके कानों में पड़ी। भाई जिन, तुम्हें नहीं लगता कमांडर ज्यादा ही ओवर कॉन्शियस हो रहा है? हमें दिन रात यहां इस वीरान जगह की रखवाली करवा रहा है, एक सैनिक ने शिकायत करते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आता, अगर इंडिया वाले इस सिस्टम को नष्ट भी करना चाहें तो भी उन्हें गोल्फ कोर्स से होकर ही आना पड़ेगा। वो यहां कैसे आ सकते हैं? भाई पार्क, कंप्लेन करना बंद कर। जब कमांडर ने हमें यहां रुकने को कहा है तो यहीं रुकना पड़ेगा। दूसरे सैनिक की आवाज आई। ठीक है, बातें बंद करो, चलो कहीं और चक्कर लगा कर देखते हैं। तीसरे सैनिक की आवाज भी गूंजी। हे 3 लोग। वंश के होठों का कोना ऊपर उठा और वो चुपचाप उन तीनों सैनिकों की तरफ बढ़ गया। जल्द ही वंश का सामना उन तीनों से हो गया। वंश को अचानक सामने खड़ा देखकर तीनों सैनिकों के होश उड़ गए। ये आदमी अचानक कहां से टपक पड़ा? इन्हें इसकी आहट तक क्यों नहीं लगी? तू कौन है? एक सैनिक ने वंश को घूरते हुए ठंडे लहजे में पूछा। बाकी 2 सैनिकों ने भी अलर्ट होकर वंश को देखा और अनजाने में ही उनकी उंगलियां हाथों में पकड़ी सब मशीन गन्स पर और कस गईं। मैं कौन हूं? हे तुम लोग क्या सोचते हो? वंश हल्का सा मुस्कुराया और एक अदृश्य भयानक दबाव उसके शरीर से निकलकर सीधे तीनों सैनिकों पर छा गया। तीनों सैनिकों को एक साथ ठंडी सनसनी महसूस हुई। ये कोई नॉर्मल ठंडी हवा नहीं थी, ये ऐसी अजीब सर्द लहर थी जिसने उनके शरीर के खून तक को जैसे जमा दिया हो। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर हिल भी नहीं पा रहा। छोटे लड़के, क्या तुझे पता है ये जगह कहाँ है? ये एक सैनिक ने हिम्मत करके वंश को डरा धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंश की परछाई भूत की तरह उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। इसके तुरंत बाद धम की एक मंद आवाज आई।
सिपाही के चीखने का मौका भी नहीं मिला, उसका सिर पके हुए तरबूज की तरह फट चुका था। बाकी दो सैनिकों को आखिरकार हालत की गंभीरता का एहसास हुआ और घबराहट में उन्होंने अपनी गन्स उठाकर वंश पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन जब तक उनकी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू किया तब तक वंश की स्पीड उनकी समझ से बहुत आगे निकल चुकी थी। ये सब एकदम पलक झपकते ही हो गया। बैंग बैंग, दो हल्की सी गूंजती आवाजें एक साथ उठीं। आह! दो तीखी चीखों के साथ वंश के घूंसों ने दोनों सैनिकों के सीने पर सीधा वार किया। दोनों की पसलियां कागज की तरह चकनाचूर हो गई और उनके अंदरूनी अंग भी वहीं टूट फूट गए। स्विश स्विश, दोनों के जिस्म तोप के गोले की तरह उड़कर दूर जा गिरे। जमीन पर गिरते ही दोनों के मुंह से खून बह निकला और वे उसी पल मर गए। वंश ने हाथ झाड़े, तीनों की बॉडीज को किनारे करवाया, फिर एक सिगरेट जलाई और धीरे धीरे चलते हुए पहाड़ी के नीचे की तरफ बढ़ गया। उसके बाद के रास्ते में उसे कोई गश्ती सैनिक नजर नहीं आया। हा, लगता है बाकी सोल्जर्स का इंतजाम संदीप और दूसरों ने पहले ही कर दिया। वंश मुस्कुराया और तेजी से पहाड़ी की चोटी की तरफ भागने लगा। करीब 5 या 6 मिनट बाद वंश पहाड़ की टॉप पर पहुंच गया। इस वक्त वंश के कदमों की आहट ने तुरंत अर्जुन सिंह और बाकी लोगों का ध्यान खींच लिया। कौन? अर्जुन सिंह झटके से मुड़े और धीरे से गरजे। विवान श्रीवास्तव और बाकी भी गने संभाले आवाज की तरफ घूम गए। मैं हूं, वंश मंद मुस्कान के साथ अंधेरे से बाहर आता हुआ बोला। बॉस, भाई वंश, आप आ गए। आने वाला वंश है, ये देखते ही अर्जुन सिंह और बाकी लोग तुरंत उत्साहित हो उठे। हाँ, मैंने गन पाउडर और बाकी भाइयों को रेक्स के हवाले कर दिया है। अब हमें बस दिल मजबूत करके अपनी प्लान को अंजाम देना है, फिर सीधा मोंग कोक पियर की तरफ निकल जाना है, वंश ने कहा। ओके, अर्जुन सिंह और बाकी ने सिर हिलाया। अब उन्हें किसी और चीज की चिंता नहीं करनी थी, बस फुल फोर्स से लड़ना था। रॉकेट लॉन्चर वगैरह सब सेट हो गए। वंश ने पूछा, बॉस सब कुछ तैयार है, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है, अर्जुन सिंह ने जवाब दिया। गुड, वंश ने सिर हिलाया, फिर बाग से एक दूरबीन निकाली और गोल्फ कोर्स की तरफ देखा। फिर उसने अपना फोन निकाला, टाइम चेक किया और बोला, भाइयों अभी टाइम है 11:59, 12 बजे तक वेट करेंगे, फिर बमबारी का पहला राउंड शुरू होगा। ओके, अर्जुन सिंह और बाकी ने सिर हिलाया और हर एक को एक एक तोप या लॉन्चर की जिम्मेदारी दे दी गई। 30 सेकंड बचे हैं। वंश की आंखों में ठंडी चमक उभरी और वो धीरे से बोला, सब लोग रेडी हो जाओ। ऑर्डर मिलते ही अर्जुन सिंह और बाकी ने तुरंत गोलों और रॉकेट्स को बैरल्स में लोड कर दिया। फिर सबने गोल्फ कोर्स की दिशा में देखा, अपना दायां हाथ लॉन्च बटन के पास रखा और फायर के लिए तैयार हो गए। उधर गोल्फ कोर्स के अंदर और बाहर हर जगह सैनिक गश्त कर रहे थे। पिछली बार गोल्फ कोर्स पर हमला होने के बाद से यहां तैनात सैनिकों की संख्या में कई सौ की बढ़ोतरी कर दी गई थी। आज गोल्फ कोर्स की सिक्योरिटी में तैनात सैनिकों की तादाद करीब 2000 तक पहुंच चुकी थी, यानी एक पूरे रेजिमेंट जितनी मिलिट्री फोर्स यहां जमा थी। इस वक्त लगभग 12 बजने वाले थे। ये चाइनीज सैनिक हमेशा की तरह अपनी गश्त कर रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल दर्जनों तोपों और रॉकेट लॉन्चरों से गोल्फ कोर्स पर भीषण बमबारी होने वाली है। और इससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात यह थी कि मौत का फरिश्ता यानी ग्रिम रीपर तो पहले ही पहाड़ पर पहुंच चुका था और उसके हाथ में था सबके लिए तैयार किया हुआ मौत का फैसला। इस समय गोल्फ कोर्स के अंदर सैनिकों का एक ग्रुप इकट्ठा होकर सिगरेट पी रहा था और गप्पे मार रहा था। अरे दोस्तों, तुम्हें लगता है कि भारत के ये हरामी फिर से सिस्टम को बर्बाद करने आएंगे? मुझे क्यों लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो ज्यादा सीधा सादा बने हुए हैं, एक सिपाही ने कहा। मेरे हिसाब से तो वो लोग हमसे डर गए होंगे। तुमको पता होना चाहिए, गोल्फ कोर्स के अंदर हमारे 2000 से ज्यादा सैनिक हैं। वो ना आए तो ही अच्छा है। अगर आने की हिम्मत की तो वापस नहीं जाएंगे। दूसरे सिपाही ने चेहरे पर घमंडी एक्सप्रेशन के साथ कहा। धिक्कार है, आए या ना आए, हमें उन्हें पकड़ कर ही छोड़ना है, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तीसरे सैनिक ने गुस्से से चिल्लाया। पहाड़ की चोटी पर वंश ने आखिरी बार घड़ी पर नजर डाली, फिर चिल्लाया, 5 सेकंड बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। वंश की ठंडी आवाज किसी मौत की काउंटडाउन जैसी थी। जैसे ही एक शब्द निकला, वंश दहाड़ा, फायर। आवाज खत्म होते ही वंश ने तुरंत अपने सामने रखे रॉकेट लॉन्चर का लॉन्च बटन दबा दिया। धड़ाम, एक भारी सी आवाज गूंजी। एक रॉकेट आग का गोलो बनकर गोल्फ कोर्स की तरफ उछला। इसके तुरंत बाद अर्जुन सिंह
और बाकी सबने भी एक साथ अपने अपने लॉन्च बटन दबा दिए। बैंग 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 बैंग। लगातार दबे दबे गरजते धमाकों की आवाजें उठीं। एक के बाद एक तोप के गोले और रॉकेट लंबी लपटें छोड़ते हुए चमकती उल्काओं की तरह सीधे गोल्फ कोर्स की तरफ उड़ चले। उधर इस वक्त गोल्फ कोर्स पर मौजूद कुछ सैनिक दूर आसमान में उड़ते आग के गोलों को देखकर दंग रह गए। अरे ये क्या है? कहीं उल्का वृष्टि तो नहीं है? उल्का वृष्टि वैसी तो नहीं लग रही। कुछ सैनिक आपस में बात करने लगे। नहीं, ये उल्का नहीं है, ये तो रॉकेट हैं। कुछ सैनिकों ने तुरंत रिएक्ट किया और उनके चेहरों पर गहरा डर उभर आया। जल्दी भागो यहां से। जो सैनिक सबसे पहले समझ गए वो डर के मारे चिल्लाए। फौरन ही ज्यादा से ज्यादा सैनिकों ने स्थिति पकड़ ली। जल्दी भागो, दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला। सैनिक घबरा गए और स्टेडियम से बाहर भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन तब तक पहला गोला आ चुका था और सीधा एक बिल्डिंग पर आ गिरा। धमाका, एक खतरनाक धमाके की आवाज गूंजी। गोल्फ कोर्स के बाजू वाली वो बिल्डिंग सीधे उखड़कर हवा में उड़ गई। विनाश की ताकत बेहद भयंकर थी। जहां तक उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों की बात है, वो तो रिएक्ट भी नहीं कर पाए और सीधे चिथड़े चिथड़े हो गए। धमाका धमाका, इसके बाद एक गोले गिरने लगे। गोल्फ कोर्स के लगभग हर कोने को उन्होंने कवर कर लिया। भयंकर विस्फोटों की गूंज पूरे आसमान में फैल गई। बस एक पल में ही गोल्फ कोर्स आग के समंदर में बदल गया। भागो भागो, बचाओ, कोई तो बचाओ। चाइनीज सैनिक अचानक हुए इस हमले से सहम गए और चारों तरफ पागलों की तरह भागने लगे। डरे हुए चेहरों पर चीखें गूंज रही थीं और सब घबराकर पीछे हट रहे थे। लेकिन धमाकों के इस केओस में इन सैनिकों की अक्ल और अनुशासन दोनों उड़ चुके थे। वो बिना किसी दिशा के इधर उधर भाग रहे थे। फिर भी मौत के देवता ने जो उनके नाम सजा लिख रखी थी, उससे कोई नहीं बच सका। सैनिकों के जत्थे विस्फोटों और आग की लपटों में घिरकर बेरहमी से फाड़ दिए गए और राख में बदल गए। आग की लपटें आसमान को चूमती रहीं। धमाकों, गरज, चीख पुकार और कराहों की आवाज भर आसमान पर छाई रही। इन भयंकर धमाकों का असर कई मील दूर तक हल्के झटकों के रूप में महसूस हो रहा था। आग बेकाबू होकर जल रही थी। पूरा आसमान लाल हो चुका था। उधर पहाड़ की चोटी पर अरे इतने दिनों से जो गुस्सा भीतर दबा था, आज रात आखिरकार सब बाहर निकाल दिया। मजा आ गया यार, मजान में जान आ गई, दिल हल्का हो गया। तुमने हमारे भाइयों को मारा था ना, अब मैं तुम सबको नरक में भेजूंगा। गोल्ड कैनन, साइथ, गन पाउडर देख रहे हो, हमने तुम सबका बदला ले लिया है। अर्जुन सिंह और बाकी सबने जोर जोर से चीख कर खुशी जताई। वो रुके नहीं, बल्कि बैरल में गोले डालते रहे और लगातार फायर करते रहे, क्योंकि बॉस ने साफ कहा था कि उसे पूरा गोल्फ कोर्स मिट्टी में मिलाना है, तो सिर्फ 1-2 राउंड से काम नहीं चलेगा। बैंग 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 बैंग, दबी दबी गरजती आवाजें गूंजती रहीं जैसे खुद मौत की आवाज हो। तोप के गोले गोल्फ कोर्स की तरफ ऐसे उड़ रहे थे मानो पूरा आसमान उन्हीं से भर गया हो। ज्यादा दूर नहीं, आग के समंदर को देखकर अर्जुन सिंह और बाकी सबके खून में उबाल आ गया था। यह एहसास नशे जैसा था। दबा हुआ गुस्सा, दबा हुआ दर्द सब फटकर बाहर निकल रहा था। कई राउंड गोलों की बारिश के बाद वंश ने नाइट विजन दूरबीन उठाई, पास वाले गोल्फ कोर्स पर नजर डाली, संतुष्टि से सिर हिलाया और बोला, काफी तगड़ा काम हो गया है। फौरन ही वंश ने जोर से चिल्लाकर कहा, भाइयों, तब तक फायर करते रहो जब तक सारा गोला बारूद खत्म न हो जाए। हाँ, अर्जुन सिंह और बाकी सबने एक साथ जवाब दिया और फिर गोल्फ कोर्स पर शेलिंग जारी रखी। धमाका, बमबारी जारी रही। पूरा गोल्फ कोर्स ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर बना कोई नर्क हो। स्टेडियम के अंदर तीखी अलार्म सायरन की आवाज गूंज उठी, लेकिन असली खतरे की घंटी तो पहले ही बमों ने बजा दी थी। तोप और रॉकेट बरसाने के बाद वंश ने रिमोट कंट्रोल्ड बमों वाला रिमोट निकाला। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी और वो बोला, बमबारी अभी खत्म नहीं हुई, अब शुरू करते हैं सेकंड राउंड। ये कहते ही वंश ने रिमोट पर बटन दबा दिया। बटन दबते ही बूम 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 और गोल्फ कोर्स सैन्य कैंप के आसपास जमीन में गाड़े गए सारे बम एक के बाद एक फट उठे। पूरा गोल्फ कोर्स घेरने वाली बाड़ उड़कर बिखर गई और आसपास के मिलिट्री कैंप की दीवारें भी जमीन चाटने लगी। स्टेडियम और आसपास के कैंप की सिक्योरिटी संभाल रहे सैनिकों के बदन टुकड़े टुकड़े हो गए। कोई पहचानने लायक नहीं बचा। दूसरे राउंड की इस पागलपन भरी बमबारी ने गोल्फ कोर्स के अंदर के चाइनीज सैनिकों को पूरी तरह पागल कर दिया। जो सैनिक हाथ पैर कट जाने या बुरी तरह जख्मी होने की वजह से गिर पड़े थे, उनकी आंखों में गहरी मायूसी उतर आई। अब उनके लिए भाग निकलना नामुमकिन था। वो सिर्फ अपनी मौत को धीरे धीरे नजदीक आते देख सकते थे।
गोल्फ कोर्स से थोड़ा दूर एक इमारत थी। यहीं वो हेडक्वार्टर था जहां से गोल्फ कोर्स और उस सिस्टम की तैनाती को कंट्रोल किया जा रहा था। इस वक्त हेडक्वार्टर के फोन एकदम पागल हो चुके थे। हर लाइन पर कॉल आ रही थी। चाइना के नेशनल डिफेंस के डिप्टी मिनिस्टर ली चेंगहे, जिन्हें अस्थायी तौर पर यहां पोस्ट किया गया था, टेंशन में इतने पसीने से भीग चुके थे कि मानो किसी भी वक्त बेहोश हो जाएं। किम सेउंग ह्यून, ये क्या हुआ है? ये क्या धमाके हैं? कोर्ट पर कौन हमला कर रहा है? ली चेंगहे ने फोन उठाकर गला फाड़कर चिल्लाया, मंत्री ली, मैं भी नहीं जानता। दूसरी तरफ बैठे किम सेउंग ह्यून उसकी चीख सुनकर ही हिल गए। तुम्हें अब भी ये बोलने की हिम्मत है कि तुम्हें पता नहीं? अगर नहीं जानते तो जाकर देखो, तुरंत जाकर देखो। जी, बेकार, हरामखोर। ली चेंगहे कुछ और बार गर्जने के बाद फोन पट कर रख दिया। उधर गोल्फ कोर्स पर किम सेउंग ह्यून और कई अफसरों की हालत पहले ही धूल मिट्टी से सनी हुई थी। अगर उन्हें सैनिकों ने घेर कर नहीं बचाया होता तो वो लोग बहुत पहले ही मारे जा चुके होते। किम सेउंग ह्यून का चेहरा सूख गया था, पूरा जिस्म कांप रहा था। वो सैनिकों पर चिल्लाया, तुम लोग आगे बढ़ो, चेक करो, पता लगाओ दुश्मन कहाँ है और ये गोले कहाँ से आ रहे हैं। जी, सैनिकों ने कुछ भी बोल हिम्मत नहीं की और तेजी से चारों तरफ जांच करने निकल पड़े। बूढ़े जिन, यहां बहुत खतरा है, चलो जल्दी से भाग चलते हैं। एक अफसर ने किम सेउंग ह्यून की तरफ चिल्लाकर कहा, हम कमांडर लोग हैं, ऐसे वक्त पर कैसे भाग सकते हैं? हमें सैनिकों के साथ ही रहना होगा, हम उन्हें छोड़कर। किम सेउंग ह्यून बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही उसके बिल्कुल पास में एक गोला आकर फटा। जबरदस्त धमाके के साथ जमीन हिल उठी। किम सेउंग ह्यून का पूरा शरीर कांप गया और वो लगभग डर के मारे ही मर जाता। उसने घबराकर लार निगली और बोला, बूढ़े जो, लगता है तुम सही बोल रहे थे, चलो भाग चलते हैं, यहां रुकना मौत को दावत देना है। ये बोलते ही किम सेउंग ह्यून ने बिना हिचके हाथ पांव मारकर बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अभी जो बड़ी ईमानदारी से बातें कर रहा था सब भूल चुका था। किम सेउंग ह्यून मरना नहीं चाहता था और बाकी भी नहीं। जब किसी तरह किम सेउंग ह्यून और बाकी अफसर बिल्डिंग से बाहर निकले तभी कुछ सैनिक भागते हुए आए। कमांडर, हमने पता लगा लिया, एक सैनिक ने हांफते हुए कहा। तुमने पता लगा लिया? किम सेउंग ह्यून कुछ पल के लिए भौंचक्का रह गया और पूछा, क्या पता लगाया? सर, हमने लोकेशन ट्रेस कर ली है, अभी जो तोप के गोले बरस रहे थे वो गया पर्वत की तरफ से दागे गए हैं। मेरा मानना है कि स्टेडियम पर हमला करने वाले लोग वहीं छिपे हैं, सैनिक ने जल्दी से रिपोर्ट दी। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें यहां कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा, वो सब पहाड़ पर छिपे हैं। जिन शेंगशियान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर ऐसा है तो फौरन लोगों को भेजो और उस पहाड़ को चारों तरफ से सील कर दो, एक भी दुश्मन भागने ना पाए। लेकिन सर, हमारे स्टेडियम वाली फोर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारे पास पहाड़ को घेरने के लिए काफी आदमी नहीं बचे, सैनिक ने झिझकते हुए कहा। क्या धमाकों में सारे 2000 लोग ही मर गए? किम सेउंग ह्यून हक्का बक्का रह गया। सर, अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से 1000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और काफी लोग अब भी घायल हो रहे हैं। सैनिक की आवाज कांप रही थी। गधे, किम सेउंग ह्यून ने गुस्से में गाली निकाली। गुस्से से ऐसा लगा मानो वहीं गिर पड़ेगा। यहां कुल 2000 सैनिक तैनात थे और अब आधे से ज्यादा या तो मर चुके हैं या लाचार पड़े हैं। मामला इस हद तक बिगड़ चुका है, अगर दुश्मन हाथ न लगा तो उसका खुद का करियर ही खत्म हो जाएगा। किम सेउंग ह्यून ने कुछ गहरी सांसें ली और बोला, तुरंत, अभी लखनऊ में तैनात सारे गश्ती दस्ता वापस बुलाओ। जी सर। सैनिक ने सिर हिलाया, फिर तुरंत मोबाइल निकालकर कॉल लगाने लगा। बूढ़े जिन, अब हमें क्या करना चाहिए? स्टेडियम बर्बाद हो गया, सिस्टम मिट गया, हम सच में बर्बाद हो गए, एक अफसर ने मुंह लटकाते हुए कहा। जिन शेंगशियान ने भौहें चढ़ाकर कहा, अब हमारी गलती का प्रायश्चित सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, दुश्मन को पकड़कर, वरना हमारी पूरी की पूरी टीम कोर्ट मार्शल में लटक जाएगी। लाओ जू, लाओ यिन, लाओ सोंग, हमें तुरंत जिंगझो के आसपास की यूनिट से कांटेक्ट करना होगा और उनसे फौरन रीइंफोर्समेंट भेजने को बोलना होगा। दुश्मन अगर इतना बड़ा धमाका कर सकता है तो उनकी गिनती भी कम नहीं होगी। ठीक है, अभी कॉल लगाते हैं। कई अफसर तुरंत सिर हिलाते हुए अलग अलग लाइंस पर फोन करने लग गए। इस वक्त पहाड़ की चोटी पर अर्जुन सिंह, विवान श्रीवास्तव और बाकी सब सदमे में खड़े थे। बॉस, अब समझ आया कि वो रिमोट कंट्रोल वहां गायब हुए थे, निकला कि आपने उन्हें स्टेडियम के अंदर ही गाड़ दिया था।
अर्जुन सिंह ने हैरानी से कहा। हाँ, मैं कल रात गोल्फ कोर्स के अंदर आया था और चुपके से बम प्लांट कर दिए थे, वंश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। भाई वंश, आप सच में कमाल हो। बिना किसी को भनक लगे अंदर घुसकर बम लगा दिया मैं। विवान श्रीवास्तव, घोस्ट फीनिक्स, बहुत इंप्रेस हूं। विवान श्रीवास्तव ने थम्स अप करते हुए कहा। यश राणा और बाकी साथियों ने भी राहत की सांस लेते हुए वंश को अंगूठा दिखाया। वंश मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अभी चापलूसी करने का टाइम नहीं है, हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। अब शुरू करते हैं बमबारी का थर्ड राउंड। यश राणा चौंक गया। क्या ड्रोन से वहां तक पहुंचना मुमकिन होगा? हाँ, अब बारी आएगी ड्रोन की, वंश ने सिर हिलाया। लेकिन भाई वंश, यहां तो 100 ड्रोन हैं। अगर हम उन्हें एक एक करके उड़ाएंगे तो बहुत टाइम खराब होगा, विवान ने चिंतित होकर कहा। किसने कहा कि एक एक करके उड़ाना है? उड़ाने हैं तो सारे साथ में उड़ाएंगे। वंश ने रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए एक लैपटॉप निकाला। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। स्क्रीन पर एक के बाद एक अजीब से कोड और करेक्ट चमकने लगे। कुछ मिनट बाद वंश ने टाइपिंग रोक दी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और बोला, भाइयों, अब हमारी एयर फोर्स के ग्रैंड एंट्री का मजा लो। ये कहते ही खड़खड़ाहट। वंश ने एंटर की दबाई। तुरंत ही जमीन पर पंक्ति में रखे 100 के करीब सारे ड्रोन एक एक करके ऊपर उठने लगे। बमों से लदे हुए इन ड्रोन ने पहले एक तय ऊंचाई पकड़ी, फिर हवा में रुककर एक विशाल फॉर्मेशन बना लिया। इसके बाद ये 100 ड्रोन कई तरह की शेप्स में रिफॉर्म होने लगे, बिल्कुल एयर फोर्स की एरोबैटिक परेड की तरह। कुछ पल के लिए अर्जुन सिंह और बाकी सब सामने का नजारा देखकर अवाक रह गए। क्या ड्रोन के साथ ऐसा भी खेला जा सकता है? ऊपर से उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वंश अकेला सिर्फ कंप्यूटर से एक 700 ड्रोन कंट्रोल कर सकता है। भाई वंश, मैं भी ड्रोन उड़ाना चाहता हूं, क्या मैं भी कंट्रोल कर सकता हूं? विवान ने चमकती आंखों से पूछा। यश राणा, जतिन महाजन और बाकी सब भी उतनी ही उत्सुकता से वंश की तरफ देख रहे थे। सब चाहते थे कि गोल्फ कोर्स पर ड्रोन से भी बमबारी करें। आखिर जब आप ड्रोन कंट्रोल कर रहे हो तो जहां चाहो वहां बम गिरा सकते हो, है ना? क्यों नहीं? वंश मुस्कुराया और बोला, मैं तुम सबके लिए कंट्रोल सिस्टम बराबर बांट देता हूं। तुम लोग कुल 7 हो। हर किसी के हाथ में 12 ड्रोन होंगे जिन्हें तुम लोग रिमोट से कंट्रोल करोगे। बाकी 16 ड्रोन मैं कंप्यूटर से कंट्रोल करूंगा। यस, चलो कांगमांग बेबी, विवान ने जोश में चिल्लाते हुए रिमोट कंट्रोल उठा लिया। भाइयों, मेरी एयर फोर्स पहले उड़ान भरेगी, वो हंसते हुए बोला। फिर अपने 12 ड्रोन को कंट्रोल करते हुए गोल्फ कोर्स की तरफ भेज दिया। चुप बे विवान, अकेला मजा क्यों लेगा? चल साथ साथ उड़ाते हैं, मिलकर उड़ाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। यश राणा ने भी तुरंत अपना रिमोट उठा लिया और अपने ड्रोन गोल्फ कोर्स की तरफ भेजने लगा। इसके बाद वंश और बाकी सब ने भी अपने अपने ड्रोन कंट्रोल किए और पीछे पीछे बढ़ लिए। उधर स्टेडियम के अंदर बैठे चाइनीज सैनिक अभी गुजरे उन डरावने धमाकों से ही उबरे नहीं थे। उन्हें तो ये भी पता नहीं चला कि ऊपर आसमान में बहुत से ड्रोन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या धमाके रुक गए? धूल से सना एक सैनिक बुदबुदाया, फिर हाथ हिलाकर चिल्लाया, भाइयों, लगता है धमाके रुक गए। मेरे पीछे आओ, कोर्ट से निकल भागते हैं। एक पल में जितने भी जिंदा बचे थे सब जान बचाकर स्टेडियम के गेट की तरफ भागने लगे। लेकिन जैसे ही वो मेन गेट के पास पहुंचे, ऊपर से 12 ड्रोन झपटकर नीचे आ गिरी। ये क्या है? ड्रोन नहीं, ये सिर्फ ड्रोन नहीं, इनमें बम बंधे हैं क्या? भागो भागो! गेट की तरफ भाग रहे सैनिकों ने तुरंत पहचान लिया, लेकिन ड्रोन पर लगे बम फटने से पहले उनके पास भागकर दूर निकलने का वक्त ही नहीं था। धमाका! धरती हिलाने वाले धमाकों की एक और सीरीज गूंजी। जो सैनिक गेट की तरफ भाग रहे थे वो सब के सब वहीं चपेट में आ गए। चंद सेकंड में ही दर्जनों सैनिक खून से लथपथ जमीन पर बिखर गए। अमानवीय, दुखद और खौफनाक। सैनिकों की बदकिस्मती यह थी कि धमाके यहां भी नहीं रुके। आसमान में उड़ते ड्रोन घने बादलों की तरह छा गए और फिर स्टेडियम के अलग अलग हिस्सों की तरफ गोता लगाते हुए एक के बाद एक जमीन से टकराने लगे। खास तौर पर सिस्टम वाले क्षेत्र में तो लगभग आधे ड्रोन वहीं जा गिरे और बूम बूम के साथ धमाके होने लगे। कई बार की इस भयंकर बमबारी के बाद बड़ी मुश्किल से रिपेयर किया गया वो सिस्टम पूरी तरह उड़कर कबाड़ के ढेर में तब्दील हो चुका था। स्टेडियम के अंदर और बाहर मौजूद लगभग 2000 सैनिकों में से अब 300 से भी कम बचे थे। 1000 से ज्यादा लोग या तो मारे गए या हमेशा के लिए अपंग हो गए। स्टेडियम लाशों से पटा पड़ा था, खून नालों की तरह बह रहा था।
टूटे फूटे हाथ पैर हर तरफ बिखरे पड़े थे। सिर्फ आधे घंटे में पूरा गोल्फ कोर्स पूरी तरह बर्बाद हो गया। जमीन पर अलग अलग साइज के खौफनाक गड्ढे हो गए थे। घास के विशाल टुकड़े उखड़कर कहीं के कहीं जा गिरे थे। अब ये गोल्फ कोर्स नहीं बल्कि असली नरक जैसा वीरान मैदान था। पहाड़ की चोटी पर वंश और उसकी टीम गर्व से खड़ी दूर उस आग के समंदर को देख रही थी। सबके चेहरे पर सुकून और ठहराव था, जैसे ये सब उनके लिए नया नहीं है। किसी के चेहरे पर अफसोस एक कतरा भी नहीं। यही जंग है, जहां जंग है वहां मौत है। वंश ने दूरबीन उठाकर फिर से उस जलते हुए मैदान की तरफ देखा और बोला, भाइयों, हमारी प्लानिंग पूरी हो चुकी है। गोल्फ कोर्स पूरी तरह तबाह है और सिस्टम भी पूरी तरह हवा में उड़ चुका है। आह! विवान श्रीवास्तव ने दूर आसमान की तरफ मुंह करके जोर की दहाड़ लगाई। उसका बरसों से जमा हुआ गम और गुस्सा चीख में बदलकर बाहर निकल आया। आंखें लाल हो गईं। वो पागलों की तरह चिल्लाया, गोल्ड कैनन, साइथ, गन पाउडर और मिशन में शहीद हुए सारे भाई, सबने देखा ना, हमने तुम सबका बदला ले लिया। अब तुम सब चैन से सो सकते हो। अर्जुन सिंह और बाकी लोगों की आंखों में भी आंसू चमक रहे थे। ये वाकई आसान नहीं था। इतने दिन तक छिपकर रहना, इतने दिन तक सब सहते जाना, इतना डर, इतनी तैयारी, और अब आखिरकार ये सब खत्म होने को था। भाइयों, हमने कर दिखाया। अर्जुन सिंह ने भी आसमान की तरफ एक लंबी दहाड़ मारी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रात के सन्नाटे में गूंजती चली गई। वंश चुपचाप दूर जलते हुए मैदान को देखता रहा। उसकी आंखें भी हल्की सी लाल थीं। वो बुदबुदाया, भाइयों, ये आतिशबाजी कैसी लगी? वंश ने गहरी सांस ली और आगे बोला, गोल्ड कैनन, साइथ, गन पाउडर और जंग में शहीद हुए बाकी सारे भाई, तुम्हारा खून बेकार नहीं जाएगा। देश और लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, हमेशा। ये कहते ही वंश ने अपना मोबाइल निकाला और उस आग के समंदर की एक फोटो खींच ली। ये न भूलने वाला नजरा अब हमेशा के लिए समय में कैद हो गया। फिर वंश ने उन हथियारों और गोला बारूद की तरफ देखा जो अभी इस्तेमाल नहीं हुए थे और बोला, भाइयों, जो बंदूकें और एम्यूनिशन बचा है सब बैग में भर लो, अब हमें निकलना है। हाँ, अर्जुन सिंह और बाकी सबने सिर हिलाया और तुरंत पैकअप शुरू कर दिया। वंश ने भी एक बैग उठाया और उसमें कुछ गनें और गोलियां भर ली। उसे अच्छी तरह पता था कि इस तबाही वाली बमबारी के बाद चाइना वाले अब पूरी तरह पागल हो चुके होंगे। वो लोग जरूर उनका पीछा करेंगे और हर कीमत पर उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तो आगे जरूर एक ठोकरदार लाई उनका इंतजार कर रही है। इसलिए पहले से तैयारी रखना जरूरी था। सबको पता था कि टाइम बहुत कीमती है, इसलिए एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया गया। कुछ ही मिनटों में सबने अपना अपना सामान पैक कर लिया। भाइयों, चलो निकलते हैं। वंश ने हाथ का इशारा किया और पहाड़ से नीचे की तरफ दौड़ते हुए सबसे आगे हो गया। अर्जुन सिंह और बाकी तुरंत उसके पीछे लग गए। अब जब पूरा गोल्फ कोर्स मटियामेट हो चुका था, मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए अब पीछे मुड़कर देखने जैसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वंश और उसकी टीम पहाड़ी की तलहटी की तरफ पहुंची, उन्हें महसूस हुआ कि 3 बेहद ताकतवर आभाएं दूर से उनकी तरफ बढ़ रही हैं। ये तीनों ताकतवर आभाएं उन्हें अच्छी तरह पहचान में आ रही थीं। ये वही चाइनीज प्राचीन योद्धा थे जिनसे उनका सामना पिछली बार गोल्फ कोर्स में घुसते हुए हुआ था। बॉस, कोई भारी भरकम लोग आ रहे हैं, अर्जुन सिंह ने चेहरा कसकर कहा। वंश ने सिर हिलाया, फिर शांत आवाज में बोला, भाइयों, उन तीनों प्राचीन योद्धाओं की टेंशन मत लो, उन्हें मेरे हवाले कर दो। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो और मोंगकोक पियर पर रेक से जाकर मिलो। मैं बाद में वहीं मिलूंगा। अर्जुन सिंह ने भौहें चढ़ाई, मुट्ठियां भींची और गहरी आवाज में बोला, मालिक, अगर हम चले गए तो आप क्या करेंगे? मान लिया कि आप उन तीनों प्राचीन योद्धाओं को संभाल भी लेंगे, लेकिन जब चाइनीज आर्मी यहां आ पहुंची तब आपके लिए बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो मुझे रुकने दो बॉस, मैं आपके साथ लड़ूंगा। भाई वंश, मुझे भी रुकने दो, मैं भी यहीं रहूंगा। और मैं भी। विवान श्रीवास्तव और बाकी सबने एक साथ आवाज उठाई। सब वंश के साथ रुककर सामना करना चाहते थे, क्योंकि सब जानते थे वंश अकेला यहां रुककर चाइनीज प्राचीन योद्धाओं और बाद में आने वाली फौज को रोकेगा। और एक बार ऐसा कर दिया तो यहां से जिंदा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रुकना शब्द शायद मरना के बराबर था। बस वंश ने ठंडी आवाज में गरज कर कहा, मेरी प्लान फॉलो करो और तुरंत चलते बनो। मालिक, भाई वंश, हम नहीं जा सकते। हाँ, अगर हम निकल गए तो आप अकेले क्या करोगे? अर्जुन सिंह और बाकी सबने अपनी मुट्ठियां और कस ली। किसी ने भी जाने को तैयार नहीं थे। वंश ने संदीप और बाकी सबकी तरफ ठंडी नजर से देखा और बोला, अगर तुम लोग अब भी मुझे अपना बॉस मानते हो
और मुझे भाई वंश कहकर बुलाते हो तो मेरी बात सुनो, फौरन यहां से निकल जाओ। हा हा, कितना छू लेने वाला भाईचारा है तुम्हारा। लेकिन बदकिस्मती, आज तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। एक ठंडी हंसी गूंजी। वंश और बाकी सबने ऊपर देखा तो 3 बूढ़े आदमी उनके सामने खड़े थे। एक ने काले कपड़े पहने थे, एक ने सफेद और तीसरे ने भूरे रंग का लिबास। वंश साफ महसूस कर सकता था कि इन तीनों से निकल रही आभा बेहद खतरनाक थी, जियांग लोंघे के बॉडीगार्ड पेई जैचेंग से भी ज्यादा ताकतवर। हा, लड़के, पिछली बार तो तू बड़ा नसीब वाला निकला और किसी तरह भाग निकला, लेकिन इस बार तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहेगी। काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी आंखें सिकोड़कर वंश को घूरने लगा। उसका दुबला पतला झुर्रीदार चेहरा गुलदाउदी जैसी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान से भरा हुआ था। वंश एक कदम आगे बढ़ा, उसका हिंसक औरा पागलों की तरह फैलने लगा और वो गर्जा, सुन बूढ़े कमीने, मैं वंश, जब चाहूं यहां रुक सकता हूं, जब चाहूं निकल सकता हूं। ये कभी किस्मत पर डिपेंड नहीं रहा। तू ज्यादा मत सोच। अच्छा नौजवान, तू अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट दिखता है। काले कपड़े वाला बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा और अचानक उसके शरीर से जन्मजात शक्ति की लहर फूट निकली। ये भयानक दबाव महसूस करते ही अर्जुन सिंह और बाकी सब दंग रह गए। उन्हें साफ समझ आ गया था कि ये ऐसा लेवल है जहां वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वंश हल्का सा मुस्कुराया। बूढ़े जो सच में स्ट्रांग होते हैं वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं। घमंडी लड़के, चल तुझे अपनी 9 सितारा सूरज फोड़ हथेली की ताकत चखाता हूं। काले कपड़े वाले बूढ़े ने और कुछ नहीं कहा, बस ठंडे स्वर में चिल्लाया और उसका जिस्म हवा की तरह उड़ते हुए वंश की तरफ लपका। गरजते हुए काले कपड़े वाले बूढ़े ने अपनी संगठित इनर एनर्जी से भरी हथेली उठाई और वंश की छाती पर वार किया। उसकी हथेली का प्रहार बेहद खौफनाक था। हथेली से निकली हवा में ही धमाके जैसा शॉकवेव था। कोई साधारण फाइटर होता तो न वो इस वार से बच पाता, न उसे झेल पाता। एक ही वार में उसका काम तमाम हो जाता। लेकिन वंश कोई साधारण फाइटर नहीं था। वंश का शरीर बेहद मजबूत था और उसने प्राचीन मार्शल आर्ट्स का असली सार भी समझ लिया था। इसलिए काले कपड़े वाले बूढ़े के वार से वो जरा भी डरा नहीं। वंश को उसकी हथेली झेलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं थी। स्विश, जैसे ही काले कपड़े वाले बूढ़े की हथेली आगे बढ़ी, वंश ने भी अपनी हथेली उठाई। शरीर में बहती सच्ची ऊर्जा से आमने सामने भिड़ते हुए भी उसे जरा डर नहीं लगा। धड़ाम, वंश की हथेली जैसे ही काले कपड़े वाले बूढ़े की 9 सितारा सूरज फोड़ हथेली से टकराई, उसकी अपनी सच्ची ऊर्जा भी भड़ककर बाहर निकली और जबरदस्त झटका लहर पैदा हो गई। जमीन पर फैली इनर एनर्जी की लहरों से चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। रेत पत्थर उड़ने लगे, घास और पेड़ हिलने लगे। डेंग डेंग डेंग। सिर्फ एक हथेली की टक्कर से काले कपड़े वाला बूढ़ा 3 कदम पीछे फिसल गया। ये काले कपड़े वाले बूढ़े ने हैरानी से वंश को घूरा और अवाक रह गया। उसे लगा था अपनी ऊंची साधना और जबरदस्त इनर फोर्स के दम पर वो इसे एक वार में वंश की छाती चूर चूर कर देगा। लेकिन हुआ उल्टा। वंश तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि खुद उसकी हथेली सुन्न और चोटिल हो गई। ये लड़का इतना कम उम्र का है, लेकिन इसकी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी कैसे हो सकती है? ये तो कमाल है। सिर्फ काले कपड़े वाला नहीं, बाकी दोनों बूढ़े भी वंश की ताकत से चौंक गए। बूढ़ियन, बूढ़े शेन, सिर्फ तमाशा देखते मत खड़े रहो, पहले उन बाकी लोगों को मार डालो। काले कपड़े वाले बूढ़े की आंखों में चमक उभरी और उसने तुरंत आदेश दिया। अगले ही पल तीनों बूढ़े एक साथ हरकत में आ गए। काले कपड़े वाला अब भी वंश की तरफ ही झपटा, जबकि सफेद वाला और भूरा वाला दोनों एक साथ अर्जुन सिंह और बाकी टीम की तरफ बढ़े, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ वंश नहीं, बल्कि यहां खड़ा हर इंसान था। काले कपड़े वाले बूढ़े के मन में तो ये प्लान साफ था, पहले लाओ यिन और लाओ शेन अर्जुन सिंह वगैरह को मारेंगे, फिर तीनों मिलकर वंश को घेर के खत्म करेंगे। तुम बूढ़ी हरामियों, यहां से दफा हो जाओ। वंश दहाड़ा और काले कपड़े वाले बूढ़े के पूरी तरह पास आने का इंतजार किए बिना खुद ही हमला करने निकल पड़ा। मसल पावर ट्रांसमिशन। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसके शरीर की सारी मांसपेशियां उभर आई और वो बिजली की तरह काले कपड़ों वाले की तरफ लपका। धमाका। वंश का मुक्का सीधा काले कपड़े वाले बूढ़े के दिल की तरफ गया। तू, काले कपड़े वाले बूढ़े के चेहरे पर सच्चा डर उतर आया। वंश के मुक्के की भयानक ताकत महसूस करते ही उसने जरा भी लापरवाही नहीं की और जल्दी से अपनी दोनों बाहें उठाकर ब्लॉक कर लिया। धड़ाम। घूंसा जोर से उसकी बाहों पर लगा। शक्ति इतनी भयानक थी कि वो फिर से पीछे धकेल दिया गया। काले कपड़े वाले को पीछे धकेलते ही वंश झटके से मुड़ा और बाकी 2 बूढ़ों की तरफ जाओ।
मेरे रास्ते से हट जाओ। वंश गरजा और सिर्फ पलक झपकते ही दोनों बूढ़ों के सामने पहुंच गया। फिर वंश ने दोनों हाथ उठाए और उनकी हथेलियों से सीधा भिड़ गया। बैंग बैंग, दो धमाकेदार टकराहट की आवाजें गूंजी। दोनों बूढ़े भी अकेले वंश के वार से कई कदम पीछे खिसक गए। फौरन ही वंश ने मुड़कर अर्जुन सिंह और बाकी पर चिल्लाया, भागो मालिक। अर्जुन सिंह ने मुट्ठियां भींच लीं। उसे भी साफ समझ आ गया था, अगर वो और बाकी यहीं रुक गए तो वंश के लिए बोझ ही बनेंगे। इसलिए उसने दांत भींचकर हाथ उठाया और चिल्लाया, भाइयों चलो निकलते हैं। क्यों? विवान श्रीवास्तव ने गहरी सांस ली, फिर भारी दिल से मुड़कर अर्जुन सिंह के पीछे पीछे नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। भाई वंश सावधान रहो। यश राणा ने बेबसी से वंश की तरफ देखा, फिर बाकियों के साथ बाहर की तरफ भाग गया। अरे ओ छोटे कमीने, कहां भाग रहे हो तुम? सफेद कपड़े वाला बूढ़ा जो अभी अभी हक्का बक्का रह गया था, होश में आते ही दहाड़ा। वो गरजते हुए अर्जुन सिंह और बाकी के पीछे झपटा। धिक्कार है, तू मेरे भाइयों के पीछे पड़ेगा। बूढ़े तो खुद मौत बुला रहा है। ये देखकर कि सफेद कपड़े वाला बूढ़ा अर्जुन सिंह और बाकियों का पीछा करने वाला है, वंश का गुस्सा फट पड़ा। धड़ाम, वंश ने जोर से पैर पटका। उसका शरीर तीर की तरह आगे उछला और सफेद कपड़े वाले बूढ़े की तरफ भागा। फुफ, बस पलक झपकते ही वंश पहले ही सफेद कपड़े वाले बूढ़े के बिल्कुल पीछे पहुंच चुका था। फिर वंश ने अपनी मुट्ठी मरोड़ी और पूरी ताकत से उस बूढ़े की पीठ पर घूंसा जड़ दिया। इस पंच ने वंश ने अपनी मसल पावर और इनर एनर्जी दोनों को एक साथ चरम पर पहुंचा दिया था। यह सीधे मार डालने वाला वार था, इरादा साफ था, एक ही मुक्के में सफेद बूढ़े को खत्म कर देना। बूढ़े शेन बच के। बगल में खड़े काले कपड़े वाले बूढ़े ने यह नजारा देखा तो घबराकर चिल्लाया, लेकिन सफेद कपड़े वाले बूढ़े के रिएक्ट करने में अब बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, एक दबा दबा सा धमाका हुआ। धमाका जो सफेद कपड़े वाला बूढ़ा बस अभी अभी आगे कदम बढ़ा रहा था, अचानक पूरे शरीर के साथ सिहर कर वहीं जम गया। उसे साफ महसूस हुआ एक बेहद खतरनाक ताकत उसके सीने से आर पार होते हुए सारे अंदरूनी अंगों को चूर चूर कर रही है। वंश के मुक्के से उसका हार्ट लाइन वाला मिड चैनल एक ही पल में टूटकर बिखर गया। पुफ, सफेद कपड़े वाले बूढ़े के मुंह से झटके में खून का फव्वारा छूट पड़ा। तू, उसके चेहरे पर जमी हुई वह क्रूर मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। आंखों में सिर्फ हैरत और यकीन न होने वाली नजर, शरीर के अंदर से ज्वार की तरह घटती हुई एनर्जी महसूस करते हुए उसने बड़ी मुश्किल से आखिरी दम लगाकर पीछे मुड़ने की कोशिश की। अब उसकी नजर में था ऊपर से तिरछी दृष्टि से उसे देखता हुआ वंश का चेहरा, जैसे कोई राजा किसी की किस्मत का फैसला सुना रहा हो। तू, ये आखिरी शब्द उसके होंठों पर अटकर रह गए। वो हाथ उठाकर वंश पर वार करना चाहता था, लेकिन शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। आखिरकार उसके दोनों हाथ ढीले होकर नीचे गिर गए, बदन लड़खड़ाया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सफेद कपड़े वाले बूढ़े को वंश के एक घूंसे से मरते देखकर भूरे कपड़े वाला बूढ़ा तमतमा उठा और गुर्राता हुआ वंश की तरफ दौड़ पड़ा। तू छोटा हरामी, मर जा। भूरे कपड़े वाले बूढ़े ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठी उठाई और वंश की पीठ पर घूंसा मारा। उसका मूवमेंट बेहद स्मूथ था। यह पंच किसी हैवी आर्टिलरी की तरह था, जिसमें उसकी सारी जन्मजात ताकत झोंक दी गई थी। भले ही वो इनबॉर्न रियल्म के शुरुआती लेवल पर था, लेकिन इस पंच ने उसकी पूरी इनर एनर्जी को सघन कर दिया था। ताकत और स्पीड दोनों ही बेहद खौफनाक। धमाका, जैसे ही घूंसा वंश की पीठ के करीब पहुंचा, भूरे कपड़े वाले बूढ़े के चेहरे पर जबरदस्त एक्साइटमेंट की मुस्कान उभरी। चाहे ये भारतीय लड़का कितना भी बड़ा जानवर क्यों न हो, ये मुक्का अगर सीधे लग गया तो जिंदा नहीं बचेगा, ये उसका यकीन था। इसीलिए उसने स्पीड इतनी डरावनी रखी कि कोई आम इंसान तो रिएक्ट भी नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का वंश के नजदीक पहुंचा, वंश ने तेजी से अपना शरीर घुमा लिया। उसने बिना पीछे देखे बस अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और एक धीमे धड़ाम के साथ उसने आसानी से उस बूढ़ी की मुट्ठी रोक ली। एक पल के लिए भूरे कपड़े वाला और काले कपड़े वाला दोनों बूढ़े हक्के बक्के रह गए। ये बंदा रिएक्टिविटी में भी मॉन्स्टर है क्या? इतने नजदीक से इतने तेज वार पर भी ये कैसे रिएक्ट कर गया? वंश ने बेरुखी से भूरे कपड़े वाले बूढ़े की तरफ देखा और शांत लहज में पूछा, क्या करने आया था तू? ये सवाल सुनकर भूरे कपड़े वाले बूढ़ी को लगा जैसे उसका मजाक उड़ा दिया गया हो। इतनी भारी ताकत से वो उसे पीस कर रख देने वाला था, और ये छोकरा उल्टा उससे पूछ रहा है कि क्या करने आया था। घमंडी, ये लड़का हद से ज्यादा एरोगेंट है क्या? तू बस मर जा। भूरे कपड़े वाले के चेहरे की नसें फूल गईं।
वो गुस्से से लाल पड़ गया। उसने आधा कदम पीछे लिया, फिर जोर से बायां पैर जमीन पर पटका और पूरा जिस्म ऊपर की तरफ उछल गया। अगले ही पल वो बिना किसी झिझक के ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, जैसे कोई पहाड़ टूटकर गिर रहा हो। उसका दाहिना पैर एक ब्लेड की तरह वंश के कंधे की तरफ आ रहा था, लेकिन वंश जरा भी नहीं हिला, बस स्थिर खड़ा होकर ग्रे कपड़े वाले बूढ़े को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बड़ा आदमी किसी जिद्दी बच्चे को देखता है। भूरे कपड़े वाले बूढ़े के दाहिने पैर में भी इनर एनर्जी भरी हुई थी, इसलिए उसमें भी कमाल की ताकत थी। एक ही लात में मोटे पेड़ का तना तोड़ दे, स्टील प्लेट को भी लात मारकर उड़ाया जा सकता हो, इतनी ताकत। धड़ाम, उसकी लात सीधे वंश के कंधे पर पड़ी। भयंकर ताकत से शॉकवेव चारों तरफ फैल गई, लेकिन ये जोरदार लात खाने के बाद भी वंश पहाड़ की तरह वहीं टस से मस नहीं हुआ। ना तो पीछे हटा, ना ही तनिक सा लड़खड़ाया, जरा भी चोट खाए बिना ऐसे खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये कैसे हो सकता है? भूरे कपड़े वाले बूढ़े ने अपना पैर पीछे खींचा, चेहरा बुझा हुआ था। वो अंदर ही अंदर खुद से सवाल कर रहा था, ये मैं किससे लड़ रहा हूं? बस इतना ही है तेरी ताकत। वंश ने गर्दन घुमाकर कंधे से जरा सी धूल झाड़ी और शांत लहजे में बोला, मुझे लगा था तू थोड़ा और स्ट्रांग होगा, पर लगता है मैंने तुझे ज्यादा ही ओवररेट कर दिया। तेरी ताकत तो बस एवरेज है। आह, तू छोटा कमीना, मुझे हल्के में लेना बंद कर। एक के बाद एक बार इस जवान छोकरा ने उसे ह्यूमिलिएट किया था। भूरे कपड़े वाला बूढ़ा अब सचमुच पागल होने लगा था। उसने एक झटके में अपने शरीर की सारी इनर एनर्जी उठा ली। फिर वो वंश पर ताबड़तोड़ मुक्के और हथेलियों से टूट पड़ा। उसकी मुट्ठियां और हथेलियां किसी बड़े स्टील के जाल की तरह वंश पर टूट रही थीं, हर वार में जानलेवा ताकत। अब कुछ मजा आने लगा है, पर अफसोस बस थोड़ा सा ही। वंश का शरीर वहीं स्थिर खड़ा था। वो अपने दोनों हाथों से उसके हर पंच और पाम स्ट्राइक को साफ साफ ब्लॉक करता जा रहा था। बैंग 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 बैंग, लगातार जबरदस्त टकराहटों की आवाजें गूंजती रहीं। भूरे कपड़े वाले बूढ़े के सारे जानलेवा कॉम्बो वंश ने बेहद व्यवस्थित तरीके से ठंडे दिमाग से ब्लॉक कर दिए। हैफ हैफ, भूरे कपड़े वाले बूढ़े की सांसें फूलने लगी। वो लगभग पागल हो चुका था। इतने बार इतनी जान झोंक दी और सामने वाले पर एक खरोच तक नहीं। बगल में खड़ा काले कपड़े वाला बूढ़ा भी समझ गया कि अकेला भूरे कपड़े वाला वंश के सामने टिक ही नहीं पा रहा। तो वो चिल्लाया, बूढ़े इन, मैं भी आता हूं। ये कहते ही काले कपड़े वाला बूढ़ा भी कूदकर आगे आया और फाइट में शामिल हो गया। अब वंश एक साथ दो बूढ़ों से लड़ रहा था। दोनों ही इनबॉर्न रियम के शुरुआती स्टेज पर थे, तो दोनों के मिल जाने से उनकी अटैक स्पीड और किल इंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। हा, तुम दोनों की उम्र जोड़ दूं तो करीब 200 ईयर्स हो जाओगे, और फिर भी एक अकेले लड़के से लड़ने के लिए दो में आए हो, शर्म नहीं आती? वंश हंस पड़ा और बिना हिचक के उसने अपनी खुद की पावर भी 6th लेवल तक बढ़ा दी। तुम बस मर जाओ। वंश गरज उठा, दोनों मुट्ठियों से एक साथ पंच मारा और एक झटके में दोनों बूढ़ों को पीछे धकेल दिया। फिर वो झटके से भूरे कपड़े वाले बूढ़े पर टूट पड़ा। भागते हुए ही उसने पहले से अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं और पूरे शरीर की ताकत उस पर फोकस कर दी थी। तू छोटा हरामी, मुझे मारना चाहता है? नो वे। भूरे कपड़े वाला बूढ़ा भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने भी अपनी मुट्ठी उठाई और आमने सामने भिड़ने को तैयार हो गया। धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट जैसा टकराव हुआ। वंश की मुट्ठी और भूरे कपड़े वाले बूढ़े की मुट्ठी फिर से टकराई। इस बार ये पंच सीधे भूरे कपड़े वाले बूढ़े को कई कदम पीछे धकेल ले गया, लेकिन उसे पीछे धकेल कर छोड़ देने के बजाय वंश ने उसका पीछा जारी रखा। मर जा। उसकी ठंडी चीख गूंजी जैसे मौत का फाइनल नोटिस धमाका। वंश ने अपनी सारी मसल पावर फिर से इकट्ठी की और एक और पंच उसी पर दे मारा। मुझे मारना इतना आसान नहीं है, भूरे कपड़े वाला बूढ़ा हंसा, अपनी मुट्ठी उठाई और दोबारा आमने सामने भिड़ने की मुद्रा में आ गया। लेकिन जैसे ही दोनों के घूंसे टकराने वाले थे, वंश ने अचानक अब शरीर हल्का सा दाहिनी ओर घुमा लिया। दोनों के घूंसे एक दूसरे से चूक गए। धड़ाम, दो भारी दबे दबे धमाके हुए। वंश का पंच भूरे कपड़े वाले के सीने पर धंस गया। साथ ही भूरे कपड़े वाले बूढ़े का घूंसा भी वंश की छाती पर जोर से लगा। एक पल के लिए पूरा इलाका जैसे जड़ हो गया। वंश और भूरे कपड़े वाला बूढ़ा दोनों एक दूसरे को हैरानी से घूरते हुए वहीं जमे रहे। कुछ सेकंड बीते ही थे। भूरे कपड़े वाले बूढ़े ने दहला देने वाली चीख मारी। उसका झुर्रीदार चेहरा दर्द से मरोड़ खा उठा। धम, उसके पैर जवाब दे गए और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी छाती कसकर पकड़ ली
उसे लग रहा था कि उसका पूरा शरीर अंदर से हिल गया है, खून का बहाव अस्त व्यस्त हो गया है, क्यूई तितर बितर हो चुकी है। वो अब और सह नहीं सका। फुफकार की आवाज के साथ उसके मुंह से गाढ़ा खून निकला, जिसमें अंदरूनी अंगों के टुकड़े मिले हुए थे, और उसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। भूरे कपड़े वाले बूढ़े ने मुश्किल से सिर उठाया और वंश की ओर देखा। आंखों में न चाहने की कसक और डर दोनों झलक रहे थे। फिर उसकी नजर धीरे धीरे धुंधली होने लगी और बदन धीरे धीरे झुक गया। अगले ही पल वो पूरी तरह मौत के हवाले होकर जमीन पर ढह चुका था। सफेद और भूरा दोनों बूढ़ों को एक के बाद एक पलट कर मरते देख काले कपड़े वाला बूढ़ा पूरी तरह सन्न रह गया। वो वंश को घूरता रहा, मानो यकीन ही नहीं कर पा रहा कि सामने खड़ा ये लड़का इतनी भयानक ताकत रख सकता है। इनबॉर्न रियल्म के शुरुआती स्टेज के 2 मास्टर ऐसे कुत्तों की तरह निपट गए। क्या मैं सपना देख रहा हूं? क्या ये हो सकता है कि इस लड़के की पावर इनबॉर्न के शुरुआती स्टेज से भी ऊपर हो चुकी है? ये कैसे मुमकिन है? ये तो अभी बच्चा है। क्या सोच रहा है बूढ़े? इसी वक्त वंश हल्का सा मुड़ा और तंजिया अंदाज में बोला, टेंशन मत ले, थोड़ी देर में तेरा भी हाल इन्हीं दोनों जैसा होगा। तू छोटा हरामी, तूने लाओ यिन और लाओ शेन को मार गिराया। अब तुझे अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी होगी। काले कपड़े वाला बूढ़ा एकाएक पागल हो उठा। आह! वो दहाड़ा और अपने शरीर की सारी इनबॉर्न एनर्जी बाहर फोड़ दी। अब पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। भयावह सच्ची ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। उसके काले कपड़े जोर जोर से फड़फड़ाने लगे, जैसे उसके जिस्म पर कोई विशाल धौंकनी लगी हो। इसके बाद काले कपड़े वाला बूढ़ा तेज हवा का झोंका बनकर फिर से वंश की तरफ झपटा। अब उसकी स्पीड पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी और पलक झपकते ही वो वंश के करीब पहुंच गया। 9 सितारा सूर्य फोड़ हथेली। काले कपड़े वाले बूढ़े ने गुस्से से दहाड़कर अपने दाहिने हाथ में आग जैसी लाल ऊर्जा की गेंद जमा की और सीधे वंश की छाती की तरफ पटक दी। ये हथेली का वार उसके पहले वाले वर्षन से कहीं ज्यादा खौफनाक और ताकतवर था। इतनी गर्मी महसूस हो रही थी कि लग रहा था आसपास की हवा में मौजूद सारा नमी उड़कर सफेद धुएं में बदल गई हो। हा, तो ये है तेरी असली ताकत। वंश के होंठ पर मुस्कान उभरी। आखिरकार कुछ दिलचस्प हुआ। ये कहते ही वंश पीछे नहीं हटा, बल्कि एक कदम आगे बढ़ा। उसने मसल पावर और इनर एनर्जी दोनों को एक साथ बॉडी में टॉप पर पहुंचा दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और सीधे उस बूढ़े की हथेली से भिड़ा दिया। धड़ाम! एक ठंडी भारी टक्कर की आवाज हुई। उफ! काले कपड़े वाले बूढ़े के मुंह से कराहने